हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज की जो हमारा टॉपिक है वो राजस्थान भूगोल खंड ब है। हमारी मानचित्रावली सिखवाल उसके अंदर आज का टॉपिक है राजस्थान प्रदेश से जो भी नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाकर जो अपना पानी डालती है, किस किस माध्यम से डालती हैं उनके बारे में हम देखेंगे। उनकी सहायक नदियों के बारे में भी देखेंगे, कौन कौन से क्षेत्र में होकर बहती है, कहाँ से उनका उद्गम स्थल है, कितनी लंबाई है, कौन सी सभ्यताएं हैं उनके किनारे, कौन कौन सी परियोजनाएं उनके किनारे, वहाँ से हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बाणगंगा नदी है, सबसे पहले हम बात करते हैं बाणगंगा नदी के बारे में। बाणगंगा नदी जिसका उद्गम स्थल है वो हमारे जयपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, जयपुर डिस्ट्रिक्ट से है। कहाँ से है? राजस्थान की जयपुर डिस्ट्रिक्ट से। और वहाँ पे भी जयपुर डिस्ट्रिक्ट में भी जो बैराठ की जो पहाड़ी हैं, बैराठ की जो पहाड़ी हैं वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। और ये बैराठ की पहाड़ियों से निकलकर दौसा, दौसा से भरतपुर, और भरतपुर से सीधा यमुना में पानी डालती है, और यमुना आखिर में जाके अपने बंगाल की खाड़ी में पानी डाल देती है। इस प्रकार बाणगंगा नदी का पानी बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाता है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों पे हम चर्चा करेंगे, या इनको हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट तथ्य इस पे दिए हुए हैं। सबसे पहले दिया है कि बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित सरिता के उपनामों से विख्यात बाणगंगा नदी का उद्गम जयपुर जिले के बैराठ की पहाड़ियों से होता है। क्या क्या बोला कि जो बाणगंगा नदी है उसका जो उद्गम स्थल है, सबसे पहले तो वो जयपुर डिस्ट्रिक्ट से, और वहाँ की जो बैराठ की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इनका उद्गम स्थल है। अब इसको तीन नामों से और जाना जाता है: अर्जुन की गंगा, ताला नदी, या रुंडित सरिता के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब इसके किनारे, इस आगे पॉइंट आगे बोलता है, इसके किनारे जयपुर में बैराठ सभ्यता विकसित है। इसके किनारे कौन सी सभ्यता विकसित है? बैराठ सभ्यता विकसित है। तो दौसा में माधव सागर बांध परियोजना स्थित है, क्योंकि जयपुर से निकल के दौसा में एंट्री करती है, और दौसा से भरतपुर, भरतपुर से फिर ये यमुना में अपना पानी डालती है। तो राजस्थान, यह दौसा में माधव सागर बांध परियोजना भी इस पे स्थित है। आगे चलते हैं, क्या बोलता है। यह राजस्थान की दूसरी नदी है जो अपना जल सीधा यमुना में डालती है। यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी दूसरी नदी है जो अपना पानी सीधा यमुना में डालती है, ना कि किसी और नदी के माध्यम से डालती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 240 किलोमीटर है। और सहायक जो नदियां हैं इसकी वो हैं गोमती, गोमती नाला, क्या है? गोमती वाला नाला नंबर 1। दूसरी है सूरी नदी, और तीसरी है पलोसन नदी। तो इसकी मुख्यतः तीन प्रमुख नदियां हैं जो कि इसकी सहायक नदी है। कौन कौन सी? गोमती नाला, सूरी नदी, पलोसन नदी, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब सिकवाल ने हर नदी के प्रवाह क्षेत्र की कुछ ट्रिक दी है, उस ट्रिक के बारे में हम देखेंगे कि उस ट्रिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाणगंगा नदी का। बाणगंगा नदी की ट्रिक जो दी है वो दी है, बाण बे जय ने 2 बार फतेह की। बाण बे जय नाम का एक लड़का था, उसने 2 बार फतेह की। तो बाण का मतलब है बाणगंगा नदी, जय का मतलब है जयपुर, भर का मतलब है भरतपुर, बे का मतलब है बैराठ की पहाड़ी या विराटनगर, दो का मतलब है दौसा, फतेह का मतलब है फतेहाबाद। तो ये इसके प्रमुख प्रवाह क्षेत्र हैं। अब बात करते हैं हम आगे आने वाली प्रमुख नदियों के बारे में। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि चंबल नदी के बारे में, क्योंकि चंबल नदी है, ये प्रमुखतः चंबल नदी ये है, ये जो आपको दिख रही है चंबल नदी, यहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ से मेरा मार्कर चल रहा है। ये चंबल नदी मध्य प्रदेश से स्टार्ट होती है, और मध्य प्रदेश से स्टार्ट होकर हमारे राजस्थान के जिलों से गुजरती हुई राजस्थान में एंट्री करती हुई ये यमुना में अपना पानी डाल देती है। अब हम फिर इसमें कुछ सहायक नदियों के बारे में भी दिया हुआ है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी एक सहायक नदी के बारे में, जो कि पार्वती नदी है, जो कि दाईं तरफ से इसकी सहायक नदी है, पार्वती नदी के बारे में। अब पार्वती नदी है, इसका जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश के सीहोर क्षेत्र से है। सबसे पहली बात कि जो पार्वती नदी है वो चंबल नदी की दाईं ओर से सहायक नदी है, और दूसरी चीज़ ये कि ये मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थल है, और वहाँ का सीहोर क्षेत्र है, वहाँ से ये निकलती है। आगे चलते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बोले। मध्य प्रदेश के सीहोर क्षेत्र से इसका उद्गम है। राजस्थान में प्रवेश करियाहाट 12 नामक स्थान पर है। इसका कहाँ पे है? राजस्थान में ये 12 डिस्ट्रिक्ट से एंट्री करती है, करियाहाट क्षेत्र है।
और ये जो कोटा दिख रहा है, कोटा, यहाँ पे जाके अपना ये चंबल में मिल जाती है। आगे बोला है यह पलिया पालिया कोटा में चंबल नदी में मिल जाती है। मतलब कोटा में जाकर पलिया नामक एक जगह है, वहाँ पे ये क्या है कि चंबल नदी में मिल जाती है। पार्वती बेसिन राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य के बीच में प्राकृतिक सीमा का सृजन करती है। पार्वती एक ऐसी नदी है जो कि बेसिन राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य के बीच में प्राकृतिक सीमा का सृजन करती है। अब इसकी सहायक नदी के बारे में देखते हैं, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछ लिए जाते हैं। कौन कौन सी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं? लासी है, बरनी है, बेथली है, अंधेरी है, रेतड़ी है, अहेरी है और दूबराज है और बिलासा है। कौन कौन सी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं? इसकी सहायक नदियाँ लासी, बरनी, बेथली, अंधेरी, रेतड़ी, अहेरी और दूबराज और बिलासा इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हमें ये याद रखनी है। अब इसके बारे में कुछ ट्रिक दिया है, जो कि सिखवाल ने ट्रिक दिया है इस पार्वती नदी के बारे में कि भाई ये पार्वती नदी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो ट्रिक क्या है इसकी? पाव सेक दे बाके और पलास में दे। पाव सेक भाई और बाके और पलास में दे, मतलब पाव सेक के बाके और पलास में दे मेरे को। तो इसमें जो पाव है वो पार्वती नदी है, सेक है वो सीहोर क्षेत्र है जहाँ से इसका उद्गम स्थल है, के है करियाहाट जो कि 12 में एंट्री करती है जहाँ से ये राजस्थान में, से सवाई माधोपुर चंबल है, दे देवासा जिला है मध्य प्रदेश का, बा 12 है और पलिया सवाई माधोपुर में पड़ता है जो कि इसका क्षेत्र है। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे, जो कि है हमारी अगली नदी के बारे में बात करेंगे। अब एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे कि इसकी जो दाईं तरफ से फिर हम चंबल नदी के बारे में बात करेंगे। तो ये जो है ये इधर से जो दिख रहा है इसकी दाईं तरफ से जो चंबल नदी, तो ये है इसकी दाईं तरफ से जो बाईं तरफ से जो इसकी सहायक नदी है वो एक मेज नदी है। कौन सी नदी है? मेज नदी है। और मेज नदी का जो उद्गम स्थल है वो है जो आपको दिख भी रहा होगा, जो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, हमारे राजस्थान की जो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से उसका उद्गम स्थल है और वहाँ पे एक जगह है बिजोलिया। कौन सी जगह है? बिजोलिया से इसका उद्गम है और ये भीलवाड़ा से निकल कर बूंदी में एंट्री करती है। बूंदी से ये भी अपना पानी चंबल में डाल देती है। अब हम बात करते हैं चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? सबसे पहली बात तो कि चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश से होते हुए हमारे राजस्थान के चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इधर से निकलकर ये यमुना में अपना पानी डालती है। तो इसके बारे में भी आप चर्चा करेंगे कि भाई कौन कौन सी जगह से निकलती है, कितने किलोमीटर इसकी लंबाई है, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं और कौन कौन से इसका प्रवाह क्षेत्र है। तो चलो सबसे पहले चर्चा करते हैं इसी के बारे में, चंबल नदी के बारे में। तो चंबल नदी के बारे में इसमें एक सबसे पहली चीज़ ये दी है कि इसके प्रवाह क्षेत्र को याद करने की एक ट्रिक दी है। वो ट्रिक क्या है कि चंबल से जाना चित्रकूट और अपने पाप सवार कर धो लेना, उन्हें ईमू और यमुना में डाल देना। भाई चंबल से जाना चित्रकूट और अपने पाप सवार कर धो लेना, भाई सवार अच्छे करके धो लेना और उन्हें ईमू और यमुना में डाल देना। तो अब यहाँ पे जो जाने का जाना है, जाना का मतलब है जाना पाव की पहाड़ी, जहाँ मध्य प्रदेश जहाँ से इसका उद्गम है। चर्चा करेंगे आगे। चित्र का मतलब है चित्तौड़गढ़ के समीप 84 गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है, जहाँ से ये प्रवेश करती है हमारे चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती है राजस्थान में। कूट से है कोटा, कर से है करौली, ईस्ट से है इटावा, यमुना से यमुना में मिलेगी, सवार से सवाई माधोपुर से भी निकलती टच करती, धौलपुर से भी, और मुरादगंज से ये निकल के जाती है। आगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके बारे में हम आप चर्चा करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें दे रखे हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट इस बॉक्स को देखते हैं जो कि इधर की साइड दिया हुआ है कि इसकी प्रमुख सहायक नदियों को याद करने की कुछ ट्रिक दी हुई है, क्योंकि चंबल एक राजस्थान की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है जो 12 माह से बहती है, हमेशा बहती रहती है। तो इसके बारे में कुछ सहायक नदियों के बारे में चर्चा करते हैं, इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। इसके लिए भी हमें याद करने के लिए, आसान से करने के लिए एक ट्रिक दिया है सिखवाल ने, वो है
चंबल में पाका कुबाब मिलता है। चंबल में पाका कुबाब मिलता है। अब इसमें में से है मेज नदी, में से है मेज नदी, पा से है पार्वती नदी, का से है काली सिंध नदी, बा से है बामनिया ब्राह्मणी नदी और पै से है बनास नदी। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें दिया है कि सावन भादो परियोजना, कौन सी? सावन भादो परियोजना कोटा चंबल पर ही नदी पर ही स्थित है। कौन सी? सावन भादो जो परियोजना है वो चंबल नदी पर ही स्थित है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस बॉक्स में दिए हैं वो हम देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इस बॉक्स में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले चंबल नदी उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू के निकट जाना पाव पहाड़ी से है। कहाँ से है? मध्य प्रदेश का जो इंदौर जिला है वहाँ पे जो महू के निकट जाना पाव पहाड़ी है वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। इस नदी को चरमणवती नदी, राजस्थान की कामधेनु, बारामासी नदी, नित्यवाही नदी आदि नामों से भी जाना जाता है। किन किन नामों से जाना जाता है? राजस्थान की कामधेनु, चरमणवती नदी और बारामासी नदी या नित्यवाही नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकमात्र नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान मध्य प्रदेश बनाती है। यह एकमात्र नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान और मध्य प्रदेश बनाती है। विश्व की एकमात्र नदी जिसे 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए। ये विश्व की एकमात्र नदी ऐसी है जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में ही 3 बांध बना दिए गए, इतना पानी लेके आती है ये। आगे क्या बोला है? तीनों पर ही जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। मतलब कि तीनों बांधों पे जो बनाए गए हैं 100 किलोमीटर के दायरे पे उनमें जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। जल विद्युत उत्पादन मतलब वहाँ पे क्या करते हैं? हाइड्रो पावर प्लांट या जल विद्युत संयंत्र लगा देते हैं। जल विद्युत संयंत्र क्या होते हैं? जो कि पानी से बिजली बनाते हैं। पानी से टरबाइन घूमता है, टरबाइन से जनरेटर और जनरेटर से बिजली बनती है। इस प्रकार से तीनों जो बांध बनाए गए हैं 100 किलोमीटर के दायरे में वहाँ पे क्या है कि तीनों से ही जल विद्युत संयंत्र लगाए गए हैं जहाँ से बिजली उत्पादन हो रहा है हमारे राजस्थान में। आगे बोलता है राजस्थान में सर्वाधिक अवनलिका अपरदन चंबल नदी से होता है। राजस्थान में सर्वाधिक जो अवनलिका जो अपरदन होता है वो कौन सी नदी से होता है? चंबल नदी से होता है। तो राजस्थान में चंबल बेसिन क्षेत्र उत्कात स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जो चंबल का जो बेसिन क्षेत्र है वो उत्कात स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। इसकी जो प्रवाह प्रणाली है वो वृक्षाकार है जिसका बहाव दक्षिण से उत्तर की ओर है। इसकी जो प्रवाह प्रणाली है वो कैसी है? वृक्षाकार है और जिसका जो बहाव है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है। यह राज्य का बहाव क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। यह राज्य की बहाव क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। कैसी नदी है? सबसे लंबी नदी है। अब इसकी लंबाई के बारे में बात करते हैं। चंबल नदी की कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है जिसमें से मध्य प्रदेश में 320 किलोमीटर है, राजस्थान में 322 किलोमीटर है और अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश और राजस्थान व उत्तर प्रदेश सीमा में 252 किलोमीटर है और उत्तर प्रदेश में 157 किलोमीटर ये बहती है। तो सर्वाधिक जो किलोमीटर में जो बहती है वो तो हमारी राजस्थान में बहती है। कितनी? 322 किलोमीटर और इसकी कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है। 320 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है और जो अंतर्राज्यीय सीमा है जिसमें मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है और उत्तर प्रदेश भी है, वहाँ पर इसकी लंबाई 252 किलोमीटर है। आगे चलते हैं। एलिनिया सिंचाई परियोजना चंबल नदी के किनारे स्थित है। एलिनिया कौन सी? एलिनिया जो सिंचाई परियोजना है वो चंबल नदी के किनारे स्थित है। चंबल नदी राजस्थान के जिलों से होती हुई अंत में उत्तर प्रदेश के इटावा के मुरादगंज नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह राजस्थान की निकलती तो मध्य प्रदेश से है, फिर राजस्थान से एंट्री करती है, चित्तौड़गढ़ से एंट्री करती है। चित्तौड़गढ़ में जो हमारे जो एक जगह है चित्तौड़गढ़ में उसका नाम मेरे को एग्जैक्टली चित्तौड़गढ़ में उसका नाम बताता हूँ आपको क्या है। चित्तौड़गढ़ में जो चौरासीगढ़ है, चौरासीगढ़ के समीप से वहाँ से ये एंट्री करती है। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फिर ये चौरासीगढ़ से चित्तौड़गढ़ से एंट्री करती है। फिर ये नदी जो इटावा के उत्तर प्रदेश के इटावा के मुरादगंज नामक स्थान पर, इटावा का जो मुरादगंज नामक स्थान है वहाँ पर ये यमुना में मिल जाती है। अब इसकी जो सहायक नदियाँ हैं
सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? मध्य प्रदेश की 3 सहायक नदियाँ हैं प्रमुखतः। कौन कौन सी हैं? सीवान, रेतम और शिप्रा। कौन कौन सी? सीवान, रेतम और शिप्रा। राजस्थान की बात करें तो परवन, अल्निया, बलास, पार्वती, बामनी, कुराल, मेज, सीप और छोटी काली सिंध इसकी राजस्थान की सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी? परवन, अल्निया, बनास, पार्वती, बामनी, कुराल, मेज, सीप, छोटी काली सिंध इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की, जिसमें और इम्पोर्टेंट जो सहायक नदियाँ उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बनास नदी के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी नदी के बारे में? बनास नदी के बारे में, जो कि तो अब ये जो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम बनास नदी के बारे में। कौन सी नदी के बारे में? बनास नदी के बारे में। प्रमुखतः ये जो बनास नदी है ये यहाँ से निकलती है, यहाँ से कहाँ से? राजसमंद में जो खमनोर की जो पहाड़ियाँ हैं, खमनोर से निकलती हैं, खमनोर की पहाड़ियों से। और ये निकलती 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 ये राजसमंद से भीलवाड़ा टोंक, सवाई माधोपुर इधर होके ये अंततः पानी अपना कहाँ डालती है? ये भी चंबल में डालती है। चंबल अंततः अपना जो पानी डालती है वो यमुना में डाल देती है। कहाँ पे? इटावा में जो मुरादगंज है वहाँ पे अपना पानी ये डाल देती है। अब हम बात करते हैं, इसमें और भी नदियाँ हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं। जैसे कि कोठारी नदी है और खारी नदी है, डाई नदी है। इसी तरीके से कई कई सारी मेनाल नदी है दाईं तरफ से। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे, दाईं तरफ से और बाईं तरफ से जो भी नदियाँ हैं इसकी सहायक। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अब इसके बारे में, बनास नदी के बारे में। तो बनास नदी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले है कि बनास नदी का उद्गम है वो खमनोर की पहाड़ी कुंभलगढ़ से है, जो कि राजसमंद में है, हमारी राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे है? खमनोर की पहाड़ी और कुंभलगढ़ से है। इसे वर्णासा नदी, वशिष्ठी नदी, वन की आशा आदि नामों से भी जाना जाता है। किन किन नामों से जाना जाता है? वर्णासा नदी, वशिष्ठी नदी और वन की आशा आदि नामों से भी जाना जाता है। यह राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। यह राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 512 किलोमीटर है। जिसकी कुल लंबाई 512 किलोमीटर है। इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। इस नदी का जल ग्रहण जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक है। इस नदी पर 3 त्रिवेणी संगम है। कितने त्रिवेणी संगम है? 3 त्रिवेणी संगम है। पहला जो त्रिवेणी संगम है वो है बीगोद में, भीलवाड़ा में है। आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है। पहला जो त्रिवेणी संगम है वो ये है जो आपको दिख रहा है, ये जहाँ पे मार्क किया हुआ है, ये बीगोद है, भीलवाड़ा में है त्रिवेणी संगम। जहाँ पे त्रिवेणी संगम मतलब 3 नदियाँ मिल रही हों इस नदी में, वो इसका त्रिवेणी संगम हो गया। तो इसमें 3 त्रिवेणी संगम है। सबसे पहला जो त्रिवेणी संगम है वो है बीगोद भीलवाड़ा में, जहाँ पे नदी कौन कौन सी मिलती है? मेनाल नदी, बनास नदी और बेडच नदी मिलती हैं। कौन कौन सी मिलती है? मेनाल नदी, जो आपको दिख भी रहा होगा, मेनाल नदी है इधर से, ये रही। एक तो है ये मेनाल नदी, एक है यहाँ पे बनास नदी और एक है यहाँ पे बेडच नदी मिलती। 3 नदियाँ प्रमुखतः इसमें मिलती हैं। आगे चलते हैं। दूसरा जो इसका त्रिवेणी संगम है वो है देवली के निकट बीसलपुर टोंक में। कहाँ पे है? टोंक के अंदर बीसलपुर के देवली के निकट बीसलपुर है, वहाँ पे इसका दूसरा जो त्रिवेणी बिंदु है वो है, जहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? डाई नदी, चर्चा करेंगे इसके बारे में भी। खारी नदी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बनास नदी के बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो तीनों नदियाँ यहाँ पे मिलती हैं। कहाँ पे? बीसलपुर टोंक है, डाई, खारी और बनास नदी। अब बात करते हैं हम तीसरा जो पॉइंट है त्रिवेणी संगम है उसके बारे में। रामेश्वरम सवाई माधोपुर में, यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ मिलती है? चंबल, बनास और सीप नदी मिलती है। कौन कौन सी मिलती है? चंबल, बनास और सीप नदी मिलती है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है देखते हैं। मेनाल झरना भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ जिलों की सीमा पे स्थित है। मेनाल जो झरना है वो भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों की सीमा पर स्थित है। तो
जाढ़ोल सिंचाई परियोजना, कौन सी? जाढ़ोल सिंचाई परियोजना राजस्थान की बनास नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जाढ़ोल सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हमारी जो बनास नदी है उस पर स्थित है। टोंक शहर बनास नदी के किनारे बसा है। कौन सा शहर है जो क्वेश्चन बन सकता है कि जो कि बनास नदी के किनारे बसा है? तो वो है हमारा टोंक जिला। अब इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं कि बनास नदी की जो सहायक नदी है उनके बारे में चर्चा करते हैं। अब सबसे पहले हम करते हैं कि जो दाएं हाथ की तरफ से जो मिलती हैं उनकी नदियों के बारे में। दाएं हाथ की तरफ से मिलती हैं कौन कौन सी? बेडच और मेनाल। कौन कौन सी मिलती है? बेडच और मेनाल नदी। और बाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ हैं वो हैं मासी, खारी, कोठारी, ढील, ढाई, सहोदरा, मोरेल और कालीसील नदी। कौन कौन सी? मासी, खारी, कोठारी, ढाई, ढील, सहोदरा, मोरेल और कालीसील इसकी सहायक नदियाँ हैं जो कि बाईं तरफ से मिलती हैं। आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि जो बनास नदी है उसका प्रवाह क्षेत्र याद करने के लिए एक ट्रिक दी है सिकवाल ने, वो हमें याद करनी है। बनास खेराज उचित भला व अटूट सा है। बनास खेराज उचित भला व अटूट सा है। इसमें खे का मतलब है खमनोर की पहाड़ी राज्य संबंध, राज का मतलब राज्य संबंध, चित का मतलब चित्तौड़गढ़, भला का मतलब भीलवाड़ा, ए का मतलब अजमेर से भी निकलती है, टूट का मतलब टोंक है, सा का मतलब सवाई माधोपुर, रामेश्वरम, चंबल नदी है। अब आगे चलते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट नदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे जो कि हम काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम चर्चा करते हैं सबसे पहले कि जो ढाई नदी है, ढाई हमने देखा था कि ये जो ढाई नदी है आपको दिख रहा होगा, ये है ढाई नदी जो कि इसका उद्गम स्थल है। कहाँ से है? अजमेर से है। उद्गम भिनाय के पास है। अजमेर में भिनाय के पास से इसका उद्गम स्थल है। और ये यहाँ पे जो बीसलपुर है, टोंक के अंदर जो बीसलपुर है, यहाँ पे त्रिवेणी संगम है, वहाँ पे ये इसमें इस नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी, कौन कौन सी का संगम है यहाँ पे? एक तो है खारी नदी, एक है ढाई नदी और एक है हमारी जो बनास नदी है उसका संगम स्थल पे मिल जाती है। अब हम बात करते हैं खारी नदी के बारे में, दूसरी जो कि इसकी बाईं तरफ से सहायक नदियाँ हैं किसकी? इस बनास नदी की। कौन सी की? बनास नदी की। खारी नदी के बारे में चर्चा करते हैं। जो खारी नदी है, खारी नदी का जो उद्गम है वो बीजराल की पहाड़ी से है। कहाँ से है? बीजराल की जो पहाड़ी हैं उनसे इसका उद्गम स्थल है जो कि बीजराल की। अब इसके बारे में भी कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि जो दिया हुआ है बॉक्स के अंदर कि जो खारी नदी है, खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। अब इसको याद करने की जो ट्रिक है वो है खारी बीज राज भील को आटा दे। खारी बीज राज भील को आटा दे। इसमें बीज है, बिजराल की पहाड़ी से निकलती है ये, और राज है राज संबंध, भील है भीलवाड़ा, आ है अजमेर, टा है टोंक और देवली बीसलपुर, ये इसके प्रवाह क्षेत्र हैं। तो ये हमें मुख्यतः याद रखना है। ये राजसमंद इसका उद्गम स्थल है राजसमंद डिस्ट्रिक्ट से, बिजराल की पहाड़ियों से। अब हम देखते हैं कोठारी नदी। किसके बारे में? कोठारी नदी भी इसकी बनास नदी की सहायक नदी है। ये है जो कोठारी नदी जो दी हुई है। कोठारी नदी के बारे में देखेंगे। ये जो कोठारी नदी है इसका उद्गम भी हमारे राजस्थान के राजसमंद जिले से ही है। कौन से जिले से है? राजसमंद जिले से ही है। कोठारी नदी का दिवेर की पहाड़ियाँ हैं। ये कौन सी पहाड़ियाँ हैं? दिवेर की पहाड़ियाँ हैं जहाँ से इसका उद्गम स्थल है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। बनास की सहायक नदी कोठारी को याद करने की ट्रिक दी है सिकवाल ने कि भाई प्रवाह क्षेत्र इसका क्या क्या है। तो ट्रिक है कोठा दी मेज भी बनास में बहती है। कोठा दी मेज भी बनास में बहती है। कोठा मतलब कोठारी नदी, दी का मतलब दिवेर की पहाड़ी राज्य संबंध, मेज का मतलब मेजा बांध, भी का मतलब भीलवाड़ा, बनास का मतलब बनास नदी। कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में बने मेजा बांध से भीलवाड़ा शहर को जल उपलब्ध कराया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो मेजा बांध है वो कहाँ बना, किस नदी पे बना है? कोठारी नदी पे बना है जो कि बनास की बाईं ओर से सहायक नदी है। और इसका उद्गम स्थल भी राजसमंद जिले से है, दिवेर की पहाड़ियों से है। और इस पे मेजा बांध बना है जो भीलवाड़ा के जो भी शहर के लिए जो जल उपलब्ध करवाता है वो इसी बांध से होता है। अब हम देखते हैं कि इसकी जो सहायक नदी हैं, इसकी जो बाईं तरफ से सहायक नदी हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। ये है इसकी बाईं, ये तो हो गई हमारी
हमने इसके बारे में दाईं तरफ से जो भी थी बनास नदी के बारे में वो चर्चा कर ली, किस जो भी सहायक नदियाँ थी। अब हम चर्चा करते हैं इसकी दाईं तरफ से सहायक नदी। एक तो है जिसमें बेडच, ये बेडच नदी है जिसका उद्गम स्थल है वो उदयपुर ज़िले से है, उद्गम स्थल उदयपुर ज़िले से है। इसकी बहाव प्रवाह क्षेत्र को याद करने के लिए ट्रिक भी दी है। क्या ट्रिक है देखते हैं। आ बे गोची आ भे गोचीन में भीग खर भील के पास बनास में जा। आ बे गोची में भीग कर भील के पास बनास में जा। आ बे गोची नाम का कोई है, वो कह रहा है भीग कर तू भील के पास बनास में जा। तो जिसमें ट्रिक में आ का मतलब है आयड़ क्षेत्र है, गो का मतलब गोगुंदा की पहाड़ियाँ हैं, बी का मतलब बीगोद है, बे का मतलब बेडच है, ची का मतलब चित्तौड़गढ़ है, भील का मतलब भीलवाड़ा है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं, ये भी हमें याद करने हैं बेडच नदी के बारे में। क्या क्या है। उद्गम तो हमने देखा कि उदयपुर ज़िले से है और उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियाँ हैं। गोगुंदा की पहाड़ी कहाँ पे है, गोगुंदा की पहाड़ी से इस नदी को उदय सागर झील से, उदय सागर झील से पहले आयड़ नदी तो बाद में बेडच नदी कहते हैं। इसे क्या है कि इसका जो उद्गम स्थल है वो उदयपुर ज़िले से है, वहाँ की गोगुंदा की पहाड़ियों से है। और उदय सागर से पहले इसे आयड़ नदी कहते हैं और बाद में इसे उदय सागर, क्योंकि उदय सागर हमारे उदयपुर में है, उससे पहले तक जहाँ बहती है इसे आयड़ नदी कहते हैं और बाद में इसे क्या कहते हैं, बेडच नदी कहते हैं। इसके किनारे आहड़ सभ्यता विकसित हुई है। कौन सी सभ्यता हुई है, आहड़ सभ्यता विकसित हुई है। इस नदी की कुल लंबाई 157 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है, 157 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। बेडच नदी भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील के बीगोद में आकर बनास नदी में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है ये जो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे मांडलगढ़ तहसील पड़ती है। कौन सी तहसील पड़ती है, मांडलगढ़ तहसील पड़ती है कि वहाँ पे। और मांडलगढ़ में भी एक जगह है बीगोद में आकर ये बनास नदी में मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है, बीगोद में आकर बनास नदी में मिल जाती है। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में देखते हैं। चित्तौड़गढ़ की गंभीरी, गुजरी और ओराई। कौन कौन सी, चित्तौड़गढ़ की गंभीरी, गुजरी और ओराई इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब हम देखते हैं गंभीरी नदी के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि बनास नदी की दाईं तरफ से सहायक नदी है गंभीरी नदी। इसका जो उद्गम स्थल है वो है मध्य प्रदेश जिले, वो राज्य से। कहाँ से है, मध्य प्रदेश राज्य से है गंभीरी नदी का उद्गम स्थल। और जावद गांव है यहाँ पे। कौन सा गांव है, जावद गांव है, जावद, इस यहाँ से इसका उद्गम स्थल है। वह चित्तौड़गढ़ के पास में बेडच नदी में मिलती है। चित्तौड़गढ़ के पास में ये बेडच नदी में मिलती है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और दिया है, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इसके, कि ये दिया है कि सवाई माधोपुर के, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉक्स के अंदर दिया है अलग से ये वाला पॉइंट, सवाई माधोपुर के खंडार तहसील के बडवास गांव में रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल में मिलती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो नदियाँ हैं, ये बनास नदी है, ये जो चंबल नदी है, चंबल नदी में तो मिलती है पर कहाँ मिलती है, सवाई माधोपुर में रामेश्वरम नामक स्थान पर एक बडगास गांव है, बडवास गांव में मिलती है और खंडार वहाँ तहसील पड़ती है। अब हम आगे चलते हैं हमारे पार्ट 3 पर, जिसमें हम और इम्पोर्टेंट जो बची हुई नदियाँ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं पार्ट 3 में कौन कौन सी नदियाँ इम्पोर्टेंट हैं बची हुई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो चंबल नदी है, जो प्रमुखतः जो चंबल नदी है उसके माध्यम से सारी नदियाँ हैं वो यमुना तक पहुँच रही हैं। मुख्यतः उसके माध्यम से सारी नदियाँ जैसे कि यमुना तक ये पहुँच रही है, यमुना रही। अब इसमें जो चर्चा करेंगे, हम बात करेंगे गंभीरी नदी के बारे में। गंभीरी नदी के बारे में, ये जो गंभीरी नदी है, गंभीरी जो नदी है, यहाँ से इसका जो उद्गम है वो तो है हुरडा गांव है, हुरडा गांव है करौली में, वहाँ से ये निकलती है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, करौली से निकलती है और धौलपुर के माध्यम से ये अपना पानी सीधा यमुना में डाल देती है। इसके बारे में चर्चा करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गंभीरी नदी पर अजान बांध है जो कि भरतपुर में है।
गंभीरी नदी पर कौन सा बांध है? अजान बांध है, जो कि भरतपुर में है। पांचना बांध करौली पे है, स्थित है पांचना बांध। और जुग्गर सिंचाई परियोजना, कौन सी सिंचाई परियोजना? जुग्गर सिंचाई परियोजना राजस्थान की गंभीरी नदी पर स्थित है। कौन सी परियोजना? जुग्गर सिंचाई परियोजना है, वो राजस्थान की गंभीरी नदी पर ही स्थित है। अब हम बाकी की जो कुछ इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, कौन कौन सी इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आहू नदी है, आहू नदी, ये जो दिख रही है हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि चंबल में बाईं तरफ से ये एंट्री कर रही है, दाईं तरफ से चंबल में अपना पानी डालकर ये अंततः यमुना में पहुंचा रही है, यमुना अंततः बंगाल की खाड़ी तक पहुंचा रही है। तो चर्चा करते हैं आहू नदी के बारे में। आहू नदी के बारे में चर्चा करते हैं। आहू नदी उद्गम इसका सुसनेर मध्य प्रदेश से है। कहाँ से है? सुसनेर मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश राज्य से है, सुसनेर जगह से। तो राजस्थान में जो प्रवेश करती है वो नंदपुर गांव झालावाड़ में है। कहाँ से प्रवेश करती है? नंदपुर गांव से करती है, झालावाड़ में है, जो कि यह गागरोन के किले के पास झालावाड़ में काले सिंध नदी में मिल जाती है। अब ये है काले सिंध नदी, और ये कहाँ मिल जाती है? अंततः ये अपना पानी कहाँ डाल देती है? मध्य प्रदेश के सुसनेर से निकलती है, झालावाड़ से हमारे राजस्थान में नंदपुर से ये गांव से एंट्री करती है, और गागरोन के किले के पास झालावाड़ में ये क्या करती है? अपना पानी है वो काली सिंध नदी में डाल देती है। अब बात करते हैं हम दूसरी काली सिंध नदी के बारे में। काली सिंध नदी का उद्गम है वो देवास मध्य प्रदेश के बागली गांव की पहाड़ी से है। कहाँ से है? ये जो मध्य प्रदेश की जो देवास जगह है मध्य प्रदेश में, देवास डिस्ट्रिक्ट है, देवास के बागली गांव की पहाड़ी से है। राजस्थान में प्रवेश रायपुर गांव, राजस्थान में जो प्रवेश है वो रायपुर गांव है झालावाड़ में, वहाँ से ये प्रवेश करती है। तो नानेरा कोटा में चंबल नदी में मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है ये? कोटा के अंदर नानेरा में ये चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 145 किलोमीटर है। कितनी है इसकी कुल लंबाई? 145 किलोमीटर है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है? आहू है, परवन है, आमझर है, चोली है और उजाड़ है। कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं? आहू, परवन और आमझर और चोली और उजाड़। कौन कौन सी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं? आहू, परवन, आमझर और चोली और उजाड़ इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब हम बात करते हैं परवन नदी के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है परवन नदी के बारे में। ये हमारी परवन नदी है। परवन नदी के बारे में बात करते हैं। जो भी अपना पानी कहाँ डालती है? काली सिंध में डालती है। तो उद्गम तो इसका परवन नदी का है मध्य प्रदेश के मालवा के पठार से है। कहाँ से है? मालवा का जो पठार है मध्य प्रदेश में, वहाँ से परवन नदी का उद्गम है। राजस्थान में प्रवेश खरीबोर गांव झालावाड़ में है। कहाँ से है? खरीबोर गांव है झालावाड़ में, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। यह रामगढ़ कोटा में काली सिंध नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? परवन नदी भी काली सिंध में मिल जाती है, और जो आहू नदी है वो भी काली सिंध में मिल जाती है। और ये अंत तक जो काली सिंध है ये अब हमारे जो चंबल नदी है कोटा में जाके जो नानेरा है वहाँ पे ये मिल जाती है चंबल में। आगे चलते हैं। इस नदी पर 12 जिले में परवन परियोजना शुरू की गई है। कौन सी परियोजना शुरू की गई है? क्योंकि 12 से होकर निकलती है, झालावाड़ से मध्य प्रदेश से निकलती है, झालावाड़ में राजस्थान में एंट्री करती है, और ये 12 से होती हुई ये काली सिंध में मिल जाती है। और इस नदी पर परवन परियोजना है जो कि 12 में संचालित है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो है नेवज, धार और छापी। कौन कौन सी है? नेवज, धार और छापी इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो कि काली सिंध के प्रवाह क्षेत्र के बारे में और मेनाल के बारे में, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जो काली सिंध नदी है उसके प्रवाह क्षेत्र को याद करने के लिए भी सिकवाल ने एक ट्रिक दी है। क्या है? देबाग के झाला राय के साथ गोना हो गया। क्या हो गया? देबाग के झाला राय के साथ में, देबाग के झाला राय था कोई, उनके साथ में गोना जो शादी के बाद शादी से होता है उसे गोना कहते हैं। तो गोना हो गया। इसमें जो दे का मतलब है देवास जिला है मध्य प्रदेश से, जहाँ से इसका उद्गम स्थल है।
झालावाड़ जहाँ से राजस्थान में एंट्री करती है। रायपुर झालावाड़ नामक स्थान पर राजस्थान में प्रवेश करती है। गोगरण का दुर्ग आहू नदी व काली सिंध का संगम है यहाँ पर। और नानेरा कोटा चंबल में ये मिल जाती है। अब हम देखते हैं इसी प्रकार से जो मेनाल नदी है, मेनाल नदी जो बनास की जो सहायक नदी है उसको भी याद करने की कोशिश ट्रिक दी है। उसके प्रवाह क्षेत्र को बे मामे भी भीग कर बनास में गया। बे मामे भी भीग कर बनास में गया। कौन? बे मामे भी भीग कर बनास में गया, जिसमें बे का मतलब है बेगू चित्तौड़गढ़, माँ का मतलब है मांडलगढ़ की पहाड़ी या भीलवाड़ा, मे का मतलब है मेनाल जलप्रपात, भी का मतलब है भीलवाड़ा और बीग का मतलब है बीगोद नामक स्थान पर बनास में। बी का मतलब है बीगोद नामक स्थान पर बनास में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट अब 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं, उसके बाद में हमारा ये जो 5वां टॉपिक है राजस्थान भूगोल का वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से हम नया 6ठा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें टॉपिक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जलप्रपात की, कि भाई ये जलप्रपात कहाँ कहाँ हैं, किन किन नदियों पर हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि चोलिया जलप्रपात। जो चोलिया जलप्रपात है वो भैंसोरगढ़ चित्तौड़गढ़ में है और चंबल नदी पर स्थित है। कहाँ पे है जलप्रपात? जो चोलिया नामक जलप्रपात भैंसोरगढ़ चित्तौड़गढ़ में है और चंबल नदी पर है। भीमलत जलप्रपात है, भीमलत जलप्रपात ये भीमलत बूंदी मांगली नदी पर है। कहाँ पर है ये? मांगली नदी पर है। उसके बाद में बात करते हैं मेनाल जलप्रपात। ये कहाँ है? मेनाल भीलवाड़ा में। मेनाल नदिया ऊपर माला पठार पर है। कहाँ पर है? ऊपर माला पठार पर है। अरना झरना जलप्रपात ये जोधपुर में है। अरना झरना जलप्रपात कहाँ है? जोधपुर में है। दमोह जलप्रपात कहाँ है? धौलपुर में है। दमोह जलप्रपात कहाँ है? धौलपुर में है। अरना झरना जोधपुर में है। और मेनाल जलप्रपात मेनाल भीलवाड़ा मेनाल व ऊपर माला पठार पे है। और भीमलत जलप्रपात बूंदी में है। बी से बूंदी याद रखना है। नदियों को जोड़ने से संबंधित योजना अमृत क्रांति है। नदियों को जोड़ने से संबंधित जो योजना है वो अमृत क्रांति है। तो भारतीय इंजीनियर मोक्षमुंडम विश्वेश्वरैया को राजस्थान में नदियों को जोड़ने की परियोजना का जनक कहा जाता है। नदियों को जोड़ने की जो योजना है वो तो अमृत क्रांति है, और इसका जो जनक कहा जाता है, जो इंजीनियर थे मोक्षमुंडम विश्वेश्वरैया वो इन जनक माने जाते हैं, जो कि इन सारी परियोजनाओं को जोड़ने का काम किया उन्होंने। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहा वो कंप्लीट हुआ। अगले टॉपिक में हम जो भी 6ठा टॉपिक होगा राजस्थान प्रदेश की जिले उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।